वत्सल संस्कृत संस्थान संस्कृतं ददाति सर्वसुखम्। नमस्कार साथियों, संस्कृत के सभी प्रतिभागियों का मैं कृष्णानंद शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? ठीक है, कुशल हैं? हाँ, यूं ही मेहनत करते रहो। आज की इस वीडियो में अपनी जो इस कक्षा है, इस कक्षा में अपन पररूप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पररूप संधि है स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। ये पररूप है क्या, किस तरीके से पररूप संधि का कार्य होता है, कहाँ पररूप होता है, एक बार आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पररूप संधि का सूत्र क्या है? पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम क्या कहता है? एंगी पररूपम। एंगी में देखो एंग प्रत्याहार है और उसमें कौन सी विभक्ति लगी? देखो छोटी की मात्रा लगी ना, यानी एंग कहाँ मिलेगा आपको? बाद में होगा। देखो पररूप जो संधि होती है उसमें क्या होता है? एक तरफ ए और आ होता है, ठीक है, इस तरफ ए और आ होगा और बाद में एंग प्रत्याहार से संबंधित वर्ण होंगे। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ए ओंग। समझ रहे हैं किससे संबंधित है ये? एंग प्रत्याहार से संबंधित, एंग प्रत्याहार। परंतु ध्यान रहे, ये जो ए और आ है ये तो होंगे प्रत्यय से संबंधित, आप प्रत्यय नहीं, उपसर्ग, ये तो होंगे आपके, ये जो ए और आ है ये होंगे आपके उपसर्ग से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित। और आगे जो आपका ए और ओ है ये होगा आपका किससे संबंधित? धातु से संबंधित। किससे संबंधित होगा? धातु से संबंधित। सर अभी भी हमारे समझ में नहीं आया, क्या ए और आ कौन सा उपसर्ग से संबंधित? जैसे एक छोटी सी बात है, एक उपसर्ग है प्र। उपसर्ग क्या है? प्र। प्र उपसर्ग में अंत में क्या है? ए है। संधि हमेशा कहां होती है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, उन दोनों के मध्य में होती है। तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और आ होगा, वो किससे संबंधित होगा? उपसर्ग से संबंधित होगा। यानी उपसर्ग के अंत में ए और आ होना चाहिए। और उधर धातु के प्रारंभ में क्या होगा आपका? ए और ओ होगा। यानी धातु का प्रारंभ, धातु का प्रारंभ, समझ रहे? जैसे प्रधन एजते, अब एज एक धातु होती है ना। एज धातु का देखो एज, ए से प्रारंभ हो रहा है। किससे प्रारंभ हो रहा है? ए से। इधर प्र में क्या है? ए, और इधर धातु से संबंधित क्या है? ए। वो कह रहा है ऐसी अवस्था में क्या हो जाए? पररूप हो जाए। क्या हो जाता है? पररूप हो जाता है। अब पररूप का मतलब क्या है? होता क्या है पररूप में? पररूप का मतलब होता है बाद वाले का रूप लेना, बाद वाले का रूप लेना। जैसे देखो ये यहां पे ए है, ये ए इस ए का रूप ले लेगा, ए का रूप ले लेगा तो ए का रूप ले लेगा तो अब ए क्या है? विद्यमान ही नहीं है, हमें ये ए दिखाई नहीं देगा। ऐसी अवस्था में केवल और केवल क्या रह जाता है? ए रह जाता है। ए महोदय क्या हो जाएंगे? गायब, येलो। समझ रहे हैं? यही होती है क्या? पररूप संधि। जैसे अब प्रधन एजते है, अब इसका क्या बन जाएगा? प्रेजते। अब ए महोदय विद्यमान ही नहीं है। यही तो हमने पूर्व रूप में किया था। पूर्व रूप में भी हमने ए का पूर्व रूप किया था। मैंने कहा था ए पूर्व रूप ले लेगा, पहले वाले का रूप ले लेगा। और ऐसी अवस्था में कि यहां ए महोदय थे, उसका केवल केवल प्रतीक के रूप में हम क्या बताते हैं? अवग्रह बताते हैं। बाकी ए तो वहां पर भी नहीं थे, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब इसका हम लिख भी लेते हैं किससे संबंधित क्या है। देखो इसका ही हम परिभाषा लिख देते हैं, धातु उपसर्ग से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित ए आ के पश्चात
के पश्चात धातु से संबंधित ए ओ आए, धातु संबंधित ए ओ आए तो वहां पररूप संधि होती है, पररूप संधि होती है। अब मैं इसमें एक बात ये भी लिख देता हूं आपके समझाने के लिए, और आपको हमेशा ध्यान रहे पररूप संधि होती है। पररूप किसका होगा? ए और आ का होगा। पररूप ए आ का होगा, ए आ का होगा। पररूप किसका होगा? ए और आ का होगा। ठीक है। दूसरा, ए आ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पररूप होगा तो वो बाद वाले का रूप ले लेंगे। समझ रहे बात? इतनी सी बात है, विशेष तौर पे आपको बस ध्यान रखनी है। और इससे संबंधित उदाहरण, आपको दो उदाहरण जो विशेष तौर पे ध्यान रख लेना चाहिए। एक तो है प्रधन एजते, क्या बनता है आपका? प्रेजते। दूसरा है आपका उपधन ओषति, क्या बनता है आपका? उपोषति। उपधन ओषति। यहां पे देखो ए है और इधर क्या है? ओ है ना। देखो उप एक उपसर्ग है, देखो ये क्या कह रहा है? उपसर्ग से संबंधित है ना। और आगे ओषधि, ओ से धातु होती है, तो देखो ये धातु संबंधित ओ। ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है क्या हो जाए? पररूप हो जाए। अब पररूप में ए का पररूप हो जाएगा। यहां तो आया ए और यहां आया ओ। अब इस ए का पररूप होने के कारण से ये ओ बन गया, ए रहा ही नहीं। अब बनेगा क्या हमारा? उपोषति। क्या बन जाएगा? उपोषति। ये लो, ये रहा हमारा उपोषति। ठीक है। ये प्रेजते और उपोषति, ये ध्यान रखना है। देखो ये हमने वृद्धि संधि में भी की थी। सर आप सोचेंगे कि वृद्धि संधि में कहां की थी, कैसे की थी? मैं बताता हूं। हमने एते त्युस्तु, जो वृद्धि संधि में अपवाद में एक नियम था, वहां पर हमने बनाया था प्रधन एधते। क्या बनाया था? प्रधन एधते। और वहां पर हमने कहा था कि यह पररूप का अपवाद है। किसका अपवाद है? पररूप का। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? पररूप का अपवाद क्यों कहा? देखो एध एक धातु है और प्राय एक उपसर्ग है। देखो ये उपसर्ग रहा, ये धातु रही। समझ रहे बात? तब हमने वहां पे कहा था कि यहां पे पररूप संधि होनी चाहिए थी, परंतु पररूप संधि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस सूत्र ने सूत्र जो सूत्र था उसने क्या कहा कि यहां क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां एद धातु थी, एतेध त्युठ शु, ये नियम था। इस नियम के कारण से हुआ। समझ रहे बात? तो पररूप संधि में अब समझ गए, धातु से संबंधित ए और ओ होने चाहिए बाद में, और पहले उपसर्ग से संबंधित ए और आ होना चाहिए, वहीं पर पररूप होता है। पररूप में ए और आ दोनों गायब हो जाते हैं। फिर वो क्यों? क्योंकि उनके स्थान पर क्या हो जाते हैं? ए ओ हो जाता है, इसलिए उनका अस्तित्व नहीं रहता। तो आगे जो शब्द है, आगे जो वर्ण है वही वर्ण उसमें रहेगा। जैसे प्रधन एजते है, यहां पे ए था तो प्रेजते बन गया। यहां उपधन ओषति था, यहां ओ था तो क्या हो गया? उपोषति। ये हो गए हमारे सामान्य नियम। अब देखिए कुछ विशिष्ट है इनके अलावा, जैसे प्रधन एष्यति। एष्यति में भी क्या है? यही है प्रधन एष्यति, यानी ऐसी धातु जिसका प्रारंभ किससे हो रहा है? आपका ए से हो रहा है। इसका भी अब क्या बन जाएगा? प्रेषयति। ये लो, क्या बन जाएगा? प्रेषयति। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हुई हमारी सामान्य बात। अब देखो कुछ विशिष्ट जो परीक्षक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें हमें यूं लगता है कि यहां पररूप संधि कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी वहां पररूप संधि होती है। कुछ विशिष्ट नियम है और उन नियमों में सबसे श्रेष्ठ जो नियम है, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो है शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। एक वार्तिक है, वो वार्तिक कह रहा है सकंधु आदि शब्दों में
पररूप संधि होती है, वो आपकी मनीषा, वो आपका हलीशा, वो पतंजलि, मार्तंड, ये जो शब्द हैं जिनमें कौन संधि होती है? पररूप संधि होती है। कैसे होती है आओ जानते हैं, एक बार देखते हैं। आओ अगला अपना देखो, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंधु आदि जो शब्द हैं उनमें कौन संधि होती है? पररूप संधि होती है। अब शकंधु आदि शब्द कौन कौन से हैं? देखो, शकंधु, करकंदु, हलीशा, मनीषा, लांगलीशा, कुलटा, सीमंत, देखो सारे लिखे हैं, मार्तंड, सीमंत, कुलटा, पतंजलि और शारंग। ये जो महत्वपूर्ण है, इनमें कौन सी संधि होती है? आपकी पररूप संधि होती है। इनमें पररूप किसी न किसी विशेष कारण से होती है, और वो विशेष कारण है इन सभी का टी संज्ञक होना। क्या होना? टी संज्ञक होना। आप सोचेंगे कि टी संज्ञक होना क्या हो? टी संज्ञक होते हैं सभी। अभी टी संज्ञा क्या होती है भाई? हैं? टी संज्ञा देखो, हमने वैसे जब प्रारंभिक अपनी कक्षा थी, अपन संज्ञा पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने ये टी संज्ञा आपको बताई थी। एक बार फिर से आओ चर्चा कर लेते हैं। टी संज्ञक सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी क्या कह रहा है? अचो अंत्यादि टी, आओ एक बार जान लेते हैं। ये कह रहा है कि अचो में यानी स्वरों में जो अंतिम स्वर होता है, उस अंतिम स्वर को टी संज्ञक कहते हैं। और यदि उस अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन हो तो वो व्यंजन भी क्या हो जाएगा? टी संज्ञक हो जाएगा। समझ रहे? आओ एक बार देख लेते हैं। जैसे छोटी सी बात है, मनश धन ईशा, ये है। अब यहां पे देखो आप, न के बाद अंतिम स्वर क्या है? आपका न में जो ए है, ठीक है, वो कह रहा है ये जो अंतिम स्वर है ये टी संज्ञक होता है। और वो कह रहा है इस अंतिम स्वर के बाद में देखो व्यंजन वर्ण है, जैसे ये से रहा, तो ये भी क्या होगा? टी संज्ञक होगा। और जो टी संज्ञक होता है उसका क्या होता है? लोप होता है। जो टी संज्ञक हो उसका क्या होगा? लोप होगा। आओ एक बार लिख लेते हैं। अचो अंत्यादि टी क्या कहता है ये? आओ एक बार लिख लेते हैं। पद में जो अंतिम स्वर होता है उसकी टी संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? टी संज्ञा होती है। एवं अंतिम स्वर के पश्चात कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी भी टी संज्ञा होती है। उसकी भी टी संज्ञा होती है। ये लो, क्या होती है उसकी? टी संज्ञा। समझ रहे बात? जैसे ये है शकंधु। शकंधु का बनता है शक धन अंधु। शक धन अंधु। अब यहां पे पहले जो पद है अपना शक है, शक में अंतिम अच क्या है? ये जो कै में ए है, ये कै में ए है, ये क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गया? ये टी संज्ञा। इसमें मनस में अस जो है वो क्या हो गया? इसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। और जिसकी भी टी संज्ञा होती है, टी संज्ञक वर्ण का लोप होता है। टी संज्ञक वर्ण का लोप होता है। ये लो भाई, टी संज्ञक वर्ण का क्या होगा? हमेशा लोप होगा। अब देखो इन सभी का अपन जो है वो कर ही लेते हैं। कैसे कैसे क्या होता है? जैसे देखो शकंधु है, शकंधु का बनता है शक धन अंधु। शक धन अंधु। अब देखो यहां पे कै में क्या है? ए। अब इस ए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्योंकि टी संज्ञक है ना। तो अब ये क्या बनेगा? अब कै आधा हो गया, आधे में अब क्या मिलाएंगे हम? अंधु मिलाया तो क्या बन जाएगा आपका? शकंधु।
क्या बनेगा? शकंधु। ठीक है। दूसरा देखिए, कर्क धन अंधो। कर्क धन अंधो, कर्क धन अंधो का क्या बन जाएगा? करकंधु। कोई दिक्कत इसमें? हलीशा, हल धन ईशा, क्या बनेगा आपका? हलीशा। अब इस हलीशा में टी संज्ञा क्या है? लय में ए है। ठीक है। हलीशा के बाद में आता है आपका लांगलीशा, ये है लांगल धन ईशा, मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? लांगलीशा। ये लो भाई, ये लांगलीशा। टी संज्ञा कौन सा हुआ? लांगल में जो ए है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, मनुष्य धन ईशा, मनीषा। मनस जो अपना मन है, बुद्धि की देवी मनीषा। देखो यहां पे अंतिम अच क्या है? अंतिम अच है न में ए, समझ रहे हैं? और उसके बाद में क्या है? श है, तो अस इसमें क्या हो जाएगा? देखो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मन अस और ईशा, यही हुआ ना। अब इस अस का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मनीषा। ये लो, ये मनीषा बना। ठीक है। हाँ, कुल धन अटा, क्या बन जाएगा आपका? कुलटा, है ना। लय में जो है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? कुलटा। ठीक है। मार्त धन अंड, क्या बन जाएगा आपका? मार्तंड। मार धन अंडा क्या बनेगा? मार्तंड। किसको बोलते हैं? मार्तंड, सूर्य को। कुलटा, कुलटा तो आपको पता ही है, मैं क्यों बताऊं? कुलटा के बारे में पता नहीं क्या आपको है? देखो मार्तंड हो गया। और अब देखिए शारंग, शार धन अंग, मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? सारंग। ये लो भाई, ये बना हमारा सारंग। ठीक है। शीम धन अंत, क्या बनेगा आपका? शीमंत है। देखो ऐसे ये जितने भी जो है परूप संधि वाले जिसमें टी संज्ञक है, इन सभी में आपको जहां तक है अंत में यदि ए दिखाई दे रहा है, यदि हम इनको टी संज्ञक नहीं करते और टी संज्ञक का लोप नहीं करते तो सभी में हमें दीर्घ संधि की प्राप्ति हो रही थी। देखो ये बनता हो सकांदू, करकांदू है, और यहाँ पे हलेसा बनता, यहाँ पर लांगलेशा बनता, गुण संधि हो जाती। यानी हमें इनको अलग से बनाना है क्योंकि ये टी संज्ञक होते हैं। यहाँ पे टी संज्ञा करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि ये शुद्ध बन पाए, अलग से नियम इसीलिए बनाया गया। ठीक है ना। अब देखो सीम धन अंत है, क्या बनता है? क्या बनेगा अपना? सीमंत है। यहाँ पे ये जो सीमंत है, इस सीमंत का क्या होता है? मांग। अब देखिए महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से भी, पतत धन अंजलि। हाँ, पतत धन अंजलि ये है। अब देखियो इसमें अंतिम स्वर क्या है? पत में जो तय में ए है वो है। ठीक है। तो ये हो गया पत, ये हुआ हमारा अत, और ये हुआ हमारा अंजलि, यही हुआ ना। अब ये कह रहा है कि ये जो अत है, जो टी संज्ञक के, इसका क्या हो जाए? लोप हो जाए। अब मिलाते हैं, क्या बनता है? मिलाएंगे तो पतंजलि, पतंजलि, क्या बनेगा हमारा? पतंजलि। ये देखो ये बना हमारा पतंजलि। तो ये शकंधु, करकंधु, हलीशा, मनीषा, लांगलीशा, कुलटा, सारंग, मार्तंड, सीमंत, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? टी संज्ञक होते हैं। तो इन्हें हमेशा अच्छे से ध्यान रखो। बस इतना सा है, अंतिम जो स्वर है, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है और उसका क्या होता है? हमेशा लोप होता है। ठीक है ना। अब देखिए इनके अलावा भी दो नियम हमारे और हैं। जैसे एक तो है ओतु और ओष्ठ, उनमें क्या होती है? आपकी पररूप संधि होती है। वो पररूप संधि कब होगी? जब समास कार्य होगा। आओ एक बार देख लेते हैं क्या है वो नियम। नियम है आपका ओत्वोष्ठ है। देखो ओत्वोष्ठ है उस समास से हुआ, यानी ओतु और ओष्ठ शब्द के साथ में भी पररूप संधि होती है यदि वहां समास कार्य हो रहा हो।
क्या हो रहा हो, समास कार्य। ठीक है, तो देखो ओतु और ओष्ठ शब्द के साथ में पररूप संधि होती है विकल्प से, वहां लिखा हुआ ना, वहां का मतलब क्या होगा, विकल्प से। विकल्प से होती है यदि वहां पे क्या हो रहा हो, समास की प्राप्ति हो। इधर क्या हो, ए आ, समझ रहे हैं, ए आ, इधर ए आ और बाद में क्या हो, ओतु और ओष्ठ हो। अब देखो विशेष बात, यदि समास होगा तभी ये पररूप संधि होगी, अन्यथा तो फिर वृद्धि संधि ही होगी। आओ एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो, बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ। ओष्ठ किसको बोलते हैं, होठ को बोलते हैं ना। बिंब के समान होठ, बिंब के समान है क्या, होठ। अब के समान आ रहा है, के समान में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। यहां पे समास हो गया, समझ रहे, काजल के समान काला, समझ रहे, बादल के समान काला। और वैसे ही है, बिंब के समान है होठ जिसके, तो वहां पे क्या हो जाएगी, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के अंदर प्राप्ति होने के कारण से क्या बन जाएगा, बिंबोष्ठ। क्या बन जाएगा हमारा, बिंबोष्ठ है। अब देखिए कह रहा है विकल्प से होगा, तो एक तरफ बनेगा बिंबोष्ठ और दूसरी तरफ बनेगा आपका बिंबौष्ठ। यह कार्य विकल्प से होगा, ठीक है, ये बना अपना बिंबोष्ठ, समझ रहे हैं। दूसरा देखिए वो कह रहा है, अच्छा और देख लेते हैं एक बार, कंठोष्ठ। देखो उच्चारण स्थान हम कर रहे थे, आप उस समय पे मैंने आपको बताया भी था कि देखो आप कंठोष्ठ लिखे या फिर कंठोष्ठ लिखे, दोनों ही सही है, समझ रहे हैं। उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था, देखो कंठ और होठ, कंठ और होठ कौन सा है, कंठ और ओष्ठ का है। चलो कंठ ए, इधर ए है और आगे ओष्ठ का ओ था। ऐसी अवस्था में वृद्धि संधि की तो प्राप्ति हो रही थी, परंतु इस सूत्र ने कहा कि ओष्ठ और यहाँ पे द्वंद्व समास है, और का बोध हो रहा ना, द्वंद्व समास होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाए, पररूप हो जाए। पररूप में क्या हो जाएगा आपका, ओ रह जाएगा, ए का क्या हो जाता है, भाग जाता है, ए गायब हो जाता है, समझ रहे हैं, पर रूप में। तो क्या बना, कंठोष्ठम। और वहीं पर यदि ये नहीं होगा, विकल्प के अभाव में क्या बनता है आपका, कंठोष्ठम। तो लिखने में तो दोनों ही सही हैं, परंतु जब परीक्षा में वो आपको दे, दोनों ही ऑप्शन में दे दे, इन दोनों में से कौन सा सही है, तो फिर आप ध्यान रखना, अंतिम जो नियम प्राप्त होता है वही नियम सही माना जाता है। तो अंतिम नियम के रूप में हमें पररूप संधि की प्राप्ति हो रही है, तो यही सही होगा। समझ रहे बात। आओ एक उदाहरण और देख लेते हैं ओतु का। जैसे स्थूल, स्थूल यानी मोटा है, ओतु, ओतु का यानी बिल्ली, ओतु बिल्ली को बोलते हैं क्या, हाँ बिल्ली, ओतु। अब देखो मोटी बिल्ली है, अब इसमें बिल्ली की विशेषता है, बिल्ली कैसी है, मोटी है, बिल्ली की विशेषता, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, कर्मधारय समास हो गया। यहां पे कर्मधारय समास की प्राप्ति होने के कारण से ये बना स्थूलोतु, समझ रहे हैं। और विकल्प से कर रहा है, तो विकल्प के अभाव में क्या बन जाएगा आपका, स्थूलोतु, समझ रहे हैं मेरी बात। ये लो, अब एक बात विशेष, जहां समास नहीं होगा वहां क्या होगा, वहां निश्चित तौर पे वृद्धि संधि होगी। जैसे तौ धन ओष्ठ, मम धन ओष्ठ। अब यहां पे आप देखो, तेरा होठ मेरा होठ है, तेरा होठ मेरे होठ है, यहां पे किसी प्रकार का कोई भी समासिक कार्य नहीं है, नहीं है ना, सीधे के सीधे पद पद के रूप में प्रयुक्त है। तो यहां ऐसी अवस्था में क्या होगी, सीधी वृद्धि संधि होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि समास के अभाव में, समासाभावे, समास के अभाव में वृद्धि होगी। क्या बनेगा, तवोष्ठ, क्या बन जाएगा आपका, तवोष्ठ। तेरे होठ मेरे होठ, तेरे होठ तवोष्ठ ममोष्ठ, ये दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ रहे बात। आप तो विशेष तौर पे बस इतना ध्यान दें, ओतु और ओष्ठ पद हैं, उनके साथ में हमेशा क्या हो गए, उनके साथ में विकल्प से आपकी पररूप संधि होती है। यदि वहां पर
समासिक कार्य की प्राप्ति हो रही हो। बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो मम धनोष्ठ का क्या बन जाएगा आपका ममोष्ठ। ये भी लिख देता हूं मैं आपको, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, ममोष्ठ है, ठीक है। अगला नियम जो हमारा वो है ओमांगोष्ठ। ओमांगोष्ठ क्या कह रहा है, देखो ओमांगोष्ठ कहता है ओम आंगी च, यानी ओम शब्द के साथ में और आंग उपसर्ग के साथ, इन दोनों के साथ पररूप संधि होती है। और यहां विकल्प नहीं है, यहां तो हमेशा ही होती है। क्या होती है, हमेशा होगी। कौन कौन शब्द है, एक तो है ओम और दूसरा है आंग। आंग क्या है, एक उपसर्ग है, समझ रहे मेरी बात। उपसर्ग है, इसका मतलब इसके बाद में भी निश्चित तौर पे आपको शब्द दिखाई देगा, समझे। आओ एक बार देखते हैं, जैसे देखो सदा धन ओम, सदा धन ओम। देखो इधर क्या है, आ है, इधर क्या है, ओम। देखो इस इधर तो आपको ए आई दिखाई देगा, समझ रहे बात, ए आ और बाद में ओम आंगी के साथ में क्या हो गया, पररूप संधि। आ है ना, आगे क्या है आपको ओ है। ऐसी अवस्था में हमें क्या मिल रहा था, आगे बाद में ओ, यदि ये नियम नहीं होता हम वृद्धि संधि कर देते। कौन संधि कर देते, वृद्धि संधि। लेकिन इस नियम ने हमें रोक दिया कि हमेशा ध्यान रखना, ओम शब्द यदि आपको बाद में दिखाई दे तो वहां हमेशा ही कौन सी होगी, पररूप संधि होगी, वहां कभी भी वृद्धि संधि नहीं होगी, ठीक है। तो सदाधन ओम अब क्या बन जाएगा, अब ये आ गया, ओ बच गया, क्या बनेगा, शदोम। क्या बचेगा, हम क्या बनेगा हमारा, शदोम। जैसे कदाधन ओम, अब क्या बन जाएगा कदाधन ओम का, कदोम। इधर से जो आ है ये आ चला गया, गायब हो गया, ओम जुड़ गया, बनेगा हमारा कदोम। शिवाय धन ओम, शिवाय धन ओम, हाँ भगवान शिव के लिए ओम। अब देखो इसमें भी क्या बन जाएगा, शिवायोम। यह लो कौन सी संधि, पररूप संधि, समझ रहे हैं। इसके अलावा अब देखिए आंग का, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखें। देखो इस तरीके की स्थिति आती है, शिव आधन इही, शिव आधने इही। देखो एक तो तरफ है आपका शिव शब्द है, फिर है आंग उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में है आपका इही शब्द है, ठीक है। अब यहां सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है कि जब तीन तीन दो हमारे को संधि की प्राप्ति होती है तो पहली कौन सी संधि करें, पहले कौन सी संधि हम करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले जो संधि है वो ये वाली संधि होगी, आ और इही, ये दोनों मिलकर के गुण हो करके, इन दोनों में क्या होगा, गुण होगा, गुण हो करके स्थिति निकल के आती है शिव धन एही। स्थिति क्या निकल के आती है, शिव धन एही। अब यहां पर वो कह रहा है कि ऐसी अवस्था में अंतादिवच्चा एक नियम आता है और वो नियम कहता है कि देखो एही में आ तो था ही, उस आ को मान करके काम करना है। तो यहां आंग से संबंधित होने के कारण से वो कह रहा है क्या कर दो आप, पररूप कर दो। तो पररूप होने के कारण से ये क्या बनेगा, शिवेही। अब आपको यदि ये पूछे कि शिवेही का संधि विच्छेद क्या होता है तो आपको क्या बनाना है, आपको ये शिव धन आधने इही, शिव धन आधन इही, यही आपको बताना है। यदि हम इसको यदि हमें ये पता नहीं होता तो हम सीधा सीधा लिख देते शिव धन इही। यदि हम शिव धन इही भी लिखते तब भी गुण होने के कारण से क्या बनता, शिव ही बनता। परंतु ये परीक्षा में यदि आए आपको इसका संधि विच्छेद क्या बताना है, शिव धन आधन इही, ये इस नियम के अंतर्गत आता, ठीक है। आप एक उदाहरण और याद रखना, जैसे है उदाहरण एक नहीं है वो यदा तदा, ये है यदा आ धन ऊढ़ा। अब इससे मिलकर के भी देखो आप क्या बनेगा, वही आ और ऊ, ये ओ हो जाएगा और ओ के बाद इधर क्या है, आ है ना। तो यहाँ पे पररूप संधि हो जाएगी, क्या बनेगा आपका, यदोढ़ा, ये बना आपका यदोढ़ा, समझ रहे बात। तो ये आपका यदोढ़ा रह गया, ठीक है।
हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है। शिवे ही शिवायोम, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो हमने पररूप संधि में 4 नियम हमने किए। सबसे पहला हमारा एंगी पररूपम, जो पररूप संधि का विधायक सूत्र है, वो कहता है ए और आ उपसर्ग से संबंधित हो, और उसके बाद में ए और ओ जो कि किसी धातु से संबंधित हो, तो वहां पर पररूप संधि होती है। उसके उदाहरण में हमने लिए थे प्रेजते, उपोषति, प्रेषयति। ठीक है, ये आप निश्चित ही मानो यही उदाहरण है, इसके अलावा उसमें उदाहरण नहीं है। वहां पे यदि प्रायधन एदते है तो वो एतेत युत्सु वहां वृद्धि करेगा। समझ रहे मेरी बात। फिर हमने दूसरा जो नियम था वो लिया था हमने अपना शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक था, जो कि उसने कहा शकंधु, करकंधु, हलीशा, मनीषा, लांगलीशा, सीमंत, सारंग, कुल्टा, ठीक है, और आपका मार्तंड, पतंजलि, ये जो शब्द हैं हमारे, इनमें टी संज्ञक होती है। ये सभी टी संज्ञक होते हैं। अंतिम अचो अंत्यादि टी, जो अंतिम स्वर होता है, उस अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। और यदि उस अंतिम स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो उसकी भी क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। जैसे मनस धन ईशा था, मनस में म न, अब न में ए है, अस, उसमें टी संज्ञा हो गई, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। ये हमने टी संज्ञा किया, टी संज्ञा किए। उसके बाद में हमने ओतवोष्टयो समासेवा, ओतु और ओष्ट शब्द के साथ में भी पररूप संधि विकल्प से होती है, यदि वहां पे समास कार्य हुआ हो। ठीक है, तो वहां हमने बिंब धन ओष्ट, बिंबोष्ट बनाया। ये महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में आ भी सकता है, तो इसलिए आप ध्यान भी रखें। बिंबोष्ट हमने वहां पे बनाया, और वहां पे स्थूल धन ओतु, स्थूलोतु बनाया। तव धन ओष्ट है, मम धन ओष्ट है, यहां पे समास कार्य नहीं होने के कारण से वहां पे क्या हो जाएगी, सीधी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा जो अंतिम नियम था वो था ओमांगोश्चय। ओम और आंगी उपसर्ग यानी आंग उपसर्ग, इनके साथ में नित्य पररूप संधि होती है। ठीक है, जैसे शिवाय धन ओम क्या बनता है, शिवायोम, सदा धन ओम शदोम, कदा धन ओम कदोम, और वहीं पे शिव धन आ धन ई ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, इसका क्या बनता है, शिवे ही बनता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पररूप संधि। आप इसी तरीके से अपने अध्ययन जो है वो बराबर बनाए रखो। किसी भी प्रकार की यदि कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो आप निश्चित ही अपनी उस शंका समस्या को आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरी तरफ से पूर्णतः ये रहेगा कि आपको प्रत्येक, चाहे आपकी विषय वस्तु हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, किसी प्रकार की हो, चाहे अपना साहित्य हो, सभी से संबंधित आपको जो है प्रश्नोत्तरी, विशिष्ट प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपको दूंगा। आप आराम से अच्छे से अध्ययन करें, अभ्यास करें, और उसके पश्चात अपना जो है मूल्यांकन करें। निश्चित ही आप सफल होंगे। इसी आशीर्वचन के साथ में मैं विदा लेता हूं, फिर से मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, हाँ, इति शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण हो।